क्लासेस। मेरा नाम दीपा तिवारी है। आई एम योर एजुकेशन सब्जेक्ट फैकल्टी ऑन द प्लेटफॉर्म ग्रेडिफाई क्लासेस। स्टूडेंट, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने बीकॉम किया हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल और एजुकेशन किया हुआ है। बीएड एमएड है मेरा, सीटेड और नीट एजुकेशन है। स्टूडेंट, क्वालिफिकेशन आपको अपने एजुकेटर्स की जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वो एजुकेटर एलिजिबल है या नहीं, तो ये एक आइडिया लग जाता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको अपनी एजुकेशन और अपनी क्वालिफिकेशन की ब्रीफिंग देती हूँ। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है योगा फिलॉसफी, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। योगा फिलॉसफी को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि योगा क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, योगा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, हमारे मेडिटेशन, हमारे जो फिजिकल पॉस्चर्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। और इसके इम्प्रूव होने से हमें क्या मिलता है, हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हम अंदर से काफी स्ट्रेंथन फील करते हैं, हमारे अंदर मेंटल पीस बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें थ्रू द योगा हम अचीव कर सकते हैं। तो योगा फिलॉसफी भी बात करती है कि हमारा जो माइंड और बॉडी है वो कैसे आपस में कनेक्ट हो पाए, मतलब उनका कनेक्शन होना जरूरी है, उनका यूनाइट होना जरूरी है। जब वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे तो जो सुप्रीम रियलिटी है ब्रह्मांड, उनको अटेन कर पाएंगे, उनको अचीव कर पाएंगे। तो योगा फिलॉसफी एक स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल सिस्टम है जो कि सबसे ज्यादा फोकस करता है माइंड बॉडी के कनेक्शन पे, और ये सेल्फ डिसिप्लिन और अचीविंग इनर पीस, इन सब पे फोकस करता है। योगा फिलॉसफी आपको पता होगा स्टूडेंट, जो हमारे इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी हमारे दो स्कूल है, आस्तिका और नास्तिका। जिसमें आस्तिका स्कूल में हमारे 6 स्कूल हैं। 6 स्कूल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल योगा फिलॉसफी भी है। 6 स्कूल जो कि आस्तिका स्कूल है, जो कि बिलीव करते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल किसमें, वेदास में। वेदास में बिलीव करने वाले स्कूलों में एक स्कूल हमारा योगा फिलॉसफी भी है, जो कि बिलीव करता है कि एट द एंड हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा जो है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियस यानी ब्रह्मांड से जब मिक्स हो जाए, उनसे मिल जाए थ्रू द योगा, थ्रू द मेडिटेशन, थ्रू द योगा प्रैक्टिसेस, तो हमें क्या होगा, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमें लिबरेशन प्राप्त होगा। और लिबरेट होने के बाद क्या होता है कि आत्मा हमारी ब्रह्मांड यानी सुप्रीम रियलिटी से मिल जाती है। तो योगा फिलॉसफी बात यही करती है। योगा है, वेदांत है, दोनों अंडरस्टूड करते हैं यूनियन, यानी एक, यूनाइट करने के, एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एकता को समझते हैं। मतलब हमें एट द एंड क्या करना है, वेदांत भी कहता है ना कि एट द एंड आप ब्रह्मांड जो सुप्रीम रियलिटी है, एट द एंड व्यक्ति इंडिविजुअल मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्मांड से ही मिल जाता है। और ये जो पूरा वर्ड है, ये क्या उन्होंने बताया था, वेदांत में बताया गया था, माया। ये पूरा वर्ड जो है इल्यूजन वर्ड है, ये सब रॉन्ग नॉलेज है, ये सब गलत है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर हैं, तो ये हम माया जाल में फंसे हैं, और जिस दिन हमें राइट नॉलेज की प्राप्ति होती है, हम सुप्रीम रियलिटी यानी ब्रह्मांड से मिल जाते हैं। यही बात करती है योगा फिलॉसफी। योगा फिलॉसफी कहती है कि हमारी आत्मा और यूनिवर्सल कॉन्शियस जो ब्रह्मांड है, वो कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। और उनका कनेक्ट होना इसलिए भी, यूनाइट होना इसलिए भी जरूरी है, जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाए, यानी जो सुप्रीम रियलिटी है उनसे मिल पाए। तो योगा फिलॉसफी बहुत ही बेसिक फिलॉसफी है, बहुत ही टफ फिलॉसफी नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वो हम जरूर अच्छे से पढ़ेंगे और उनको आपको अच्छे से समझना भी होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं योगा फिलॉसफी की, कि इसकी बेसिक मीनिंग की। इसके बाद हम बात करेंगे कि योगा फिलॉसफी का जो ओरिजिन है वो कब से है। ये एंशिएंट इंडिया से इसका ओरिजिन माना जाता है। इनके जो फाउंडर हैं वो महर्षि पतंजलि है, इनका नाम आपको याद जरूर रखना है। ये मेन फाउंडर हैं योगा फिलॉसफी के। इन्होंने योगा साइंस और जो प्रिंसिपल ऑफ योगा है उसके स्ट्रक्चर को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में कंपाइल किया है, और उसका नाम इन्होंने दिया है योगा सूत्र। उसका नाम इन्होंने क्या दिया है, योगा सूत्रास। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि महर्षि पतंजलि ने जो टेक्स्ट दिया है उसका नाम योगा सूत्रास है। इसमें उन्होंने योगा साइंस और जो प्रिंसिपल ऑफ योगा है उनको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में इसमें बताया है कि कैसे योगा साइंस और जो उसके प्रिंसिपल हैं कैसे वर्क करते हैं,
लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ये सब इन्होंने अपने टेक्स्ट जो कि योगा सूत्राज है उसमें बताया है। ये नाम आपको याद रखना है। और इसमें कितने सूत्राज हैं? इसमें 196 सूत्राज हैं। ठीक है, 196 सूत्राज हैं, ये आपको याद रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, द 4 पार्ट्स ऑफ योगा सूत्राज। अब यहाँ पे आपको बहुत डार्क में नहीं दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला जो 4 पार्ट्स ऑफ योगा सूत्र, देखिए योगा सूत्र में 4 पार्ट्स दिए गए हैं, वो 4 पार्ट्स आपको याद रखने हैं। ये इनसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में बनते ही हैं। जिसमें आपका पहला पार्ट आता है समाधि पद। समाधि पद में क्या होता है स्टूडेंट, ये फोकस करता है, फोकस ऑन गोल ऑफ योगा। जो योगा के जो गोल होते हैं उन पे फोकस करता है, जहां से हम किस स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहां से हम डीप मेडिटेशन और एनलाइटमेंट की स्टेट में पहुंचते हैं। तो ये सबसे ज्यादा फोकस करता है, इसके जो गोल हैं, योगा के जो गोल होते हैं उन पे फोकस करता है कि योगा के एक्चुअली क्या गोल होने चाहिए। योगा का गोल यही होना चाहिए कि हम ऐसे डीप मेडिटेशन करें, हम ऐसे एनलाइटमेंट को प्राप्त करें जिससे हम सुप्रीम रियलिटी से मिल सके और हमारी जो रॉन्ग नॉलेज है वो खत्म हो सके। मतलब हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, अपने इनर पीस को अचीव कर सके। तो जो योगा का मेन जो गोल होता है वो बताया गया है समाधि पाद में। ठीक है, इसका नाम है समाधि पाद। दूसरा हमारा है साधना पाद। ठीक है, साधना पाद। साधना पाद डिस्क्राइब करता है जो प्रैक्टिस ऑफ योगा है। आपने सुना होगा ए लिम्स ऑफ योगा, जिसे हम अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? अष्टांगा मार्ग। ठीक है, अष्टांग मार्ग जो 8 लिम्स ऑफ योगा है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। साधना पाद में वो बताया गया है कि कैसे जो अष्टांग मार्ग है वो कैसे वर्क करते हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है साधना पाद में। इसके बाद हमारा तीसरा जो है वो है विभूति पाद। विभूति पाद, विभूति पाद डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जिनको हम सिद्धीज भी कहते हैं, उनको कैसे हम योगा के थ्रू अटेन कर सकते हैं। इसकी बात हम विभूति पाद में करते हैं। विभूति पाद में हम सुपर नेचुरल पावर्स की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम सिद्धीज भी कहते हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि हाउ टू अचीव, हाउ टू अटेन थ्रू द योगा। क्लियर? कैवल्य पाद हमारा 4th है पार्ट, कैवल्य पाद। कैवल्य पाद लास्ट जो हमारा सूत्राज में दिया गया है पार्ट, इसमें डिस्कस होता है कि लिबरेशन यानी कि मोक्ष, अल्टीमेट फ्रीडम जो हमारी सोल को मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि लिबरेशन के बारे में बात की गई है, हमारी सोल की फ्रीडम की बात की गई है। क्लियर? हमारी सोल कैसे फ्री होती है, हम कैसे लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बात कैवल्य पाद में की गई है। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो हमारे योगा सूत्र में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि योगा सूत्र में जो 4 पार्ट्स हैं वो कौन से दिए गए हैं। फर्स्ट इज समाधि पाद, सेकेंड इज साधना पाद, थर्ड इज विभूति पाद, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज कैवल्य पाद। जिसमें क्या क्या चीजें, क्या बातें की गई हैं, क्या डिस्कस किया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया है। क्लियर? इसके मोर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। समाधि पाद बात करता है पाथ ऑफ मेडिटेशन की, जो एक्सप्लेन करता है मीनिंग ऑफ योगा को, नेचर ऑफ माइंड को, और अचीव कैसे करना है हमें मेडिटेट स्टेट यानी समाधि को। ठीक है। साधना पाथ जो कि पाथ ऑफ प्रैक्टिसेस है, जिसमें हम अष्टांग योगा की बात करते हैं, इनकी बात करता है। विभूति पाथ जो है पाथ ऑफ पावर, जहां पे हम सुपर नेचुरल पावर्स की बात करते हैं, सिद्धीज की बात करते हैं, कैसे डीप मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस से हम उन सिद्धीज को प्राप्त कर सकते हैं। कैवल्य पाथ जो कि पाथ ऑफ लिबरेशन है, ये बात करता है अल्टीमेट गोल ऑफ योगा की, जहां पे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारी सोल को फ्री कर सकते हैं। साइकिल ऑफ बर्थ जिसमें हम मोक्ष की बात करते हैं, उससे कैसे हम फ्री हो सकते हैं। साइकिल ऑफ बर्थ से फ्री होने की बात की गई है।
योगा में। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं 4 पार्ट्स ऑफ योगा, जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए माना जाता है कि एक एक्सप्लोरिंग का काम करता है। इसे हम एक तरीके से टाइप्स भी बोलते हैं योगा के, जिसमें हमारा पहला टाइप होता है कर्म योग। योगा का पहला टाइप है कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग, इसके बाद है ज्ञान योग और इसके बाद है राजयोग। कर्म योग बात करता है जो सेल्फनेस एक्शंस होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, उनके बारे में। भक्ति योग बात करता है लव की, डिवोशन के बारे में, हम कैसे प्रेयर से, कैसे वर्शिप से अपनी भक्ति को अपनी योगा के थ्रू कैसे इसे इनहेंस कर सकते हैं। ज्ञान योग बात करता है जहां पे हम विजडम की बात करते हैं, सेल्फ इंक्वायरी की बात करते हैं और जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं। राजयोग बात करता है सेंटर ऑफ मेडिटेशन, कैसे मेडिटेशन आप करते हैं, कैसे मेंटल पीस को आप अपने इनर पीस को प्राप्त कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, इसकी बात राजयोग में की गई है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर्मयोग, भक्ति योग। कर्मयोग जो है वो पाथ ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे निस्वार्थ सेवा या बिना किसी पुरस्कार के आप अपने कर्तव्यों का जहां पालन करने की बात करते हैं, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की बात करते हैं थ्रू द योगा, उसके बाद कर्म योग करता है। भक्ति योग बात करता है योगा ऑफ लव की, डिवोशन टूवर्ड्स गॉड, कैसे आप हायर पावर्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे उनको उनके प्रति आप डिवोशन दिखा सकते हैं थ्रू द प्रेयर्स, चैंटिंग, वर्शिप के थ्रू। क्लियर? ज्ञान योग में बात की गई है पाथ ऑफ नॉलेज की, यहाँ पे नॉलेज की बात की है, योगा ऑफ विजडम की बात, सेल्फ इंक्वायरी की बात की गई है, फोकस किया गया है स्क्रिप्चर्स पे, मेडिटेशन पे, डीप क्वेश्चनिंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियलिटी के लिए। आप नेचर ऑफ रियलिटी को समझना चाहते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको डीप मेडिटेशन करना होगा, अपने नॉलेज को इनहेंस करना होगा थ्रू द स्क्रिप्चर्स। आप स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं उसके लिए, तो ज्ञान योग में इसकी बात की गई है। अगर हम बात करते हैं राजयोग की, जहां पे बात है पाथ ऑफ मेडिटेशन और डिसिप्लिन, कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं, मेंटल कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटल पीस प्राप्त कर सकते हैं, इनर पीस पे काम कर सकते हैं थ्रू द मेडिटेशन, इनकी बात की गई है। और इन सब के लिए जो जरूरी होता है वो 8 लिम्स ऑफ योगा जरूरी होता है, यानी अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में काफी अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, डिसिप्लिन में ले पाएंगे और यूं कहें कि आप इनर पीस, मेंटल पीस, सब चीज को अटेन कर सकते हैं। तो ये बात राजयोग में बताई गई है, जहां पे पाथ ऑफ मेडिटेशन की बात करते हैं। क्लियर? तो आप इसको डीप में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है एक एक चीज। इसके बाद हम जो बहुत देर से बात कर रहे थे अष्टांग योग की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अष्टांग योग क्या है? ये सबसे पहली बात तो ये जो अष्टांग योग है ये आपके ये हुआ सूत्रास में दिए गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? सबसे पहले ये अष्टांग योग में जो बात होती है यम की, जिसमें आपका पहला पॉइंट होता है नॉन वायलेंस, दूसरा होता है ट्रुथफुलनेस, तीसरा होता है नॉन स्टीलिंग, दो जो रह जाते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेल्फ कंट्रोल, और दूसरा है नॉन पॉजिटिवनेस। ये आपके दो और यम में रहते हैं, जिसमें हमारा पहला नॉन वायलेंस हुआ, दूसरा ट्रुथफुलनेस, तीसरा नॉन स्टीलिंग और सेल्फ कंट्रोल और नॉन पॉजिटिवनेस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नियम की, तो नियम में पहला आता है क्लीननेस, दूसरा कॉन्टेंटमेंट, इसके अलावा होता है सेल्फ स्टडी, और जो बाकी रह जाता है दो वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, डिसिप्लिन, इसे सी समझिएगा, डिसिप्लिन, और इसके अलावा दूसरा होता है सरेंडर टू गॉड। क्लियर? दो हमारे ये रहते हैं डिसिप्लिन और सरेंडर टू गॉड, मतलब हमारा नियम में भी 5 जो हमारे नियम हैं वो बताए गए हैं। इसके बाद होता है आसना। आसना क्या होता है? जहाँ पे हम फिजिकल पोस्चर्स की बात करते हैं, अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रेंथन करना है, कैसे मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करना है, ये हम बात आसना में करते हैं। इसके बाद हमारा चौथा जो अष्टांग मार्ग है वो है प्राणायाम। प्राणायाम में हम बात करते हैं ब्रीदिंग कंट्रोल की, लाइफ एनर्जी की, जो हम प्राणायाम के थ्रू कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एनर्जी ला सकते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल पे फोकस कर सकते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार में हम बात करते हैं डिटैचमेंट और इनर पीस की,
जहाँ पे हम अपने सेंसेस को जो वर्डली जो मटेरियल वर्ड है उनसे उनसे डिटैच करते हैं, उनसे दूर रखते हैं और ये हम प्रत्याहार में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धारणा की। धारणा एक सिंगल ऑब्जेक्ट माना जाता है जो कि मेंटल चीज पे हमारे मेंटल फोकस करता है, कंसंट्रेशन करता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पर। इसके बाद ध्यान जो कि हमारा सेवेंथ अष्टांग योग है। ध्यान में हम क्या करते हैं? ध्यान हम मेडिटेशन जो हम डीप अवेयरनेस के लिए हम जो मेडिटेशन करते हैं उस पे फोकस करते हैं। धारणा में हमने मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेट करना सीखा। ध्यान में हम डीप मेडिटेशन डीप अवेयरनेस में चले जाते हैं। और जो हमारा एंड है समाधि, जहाँ पे हम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस को प्राप्त करते हैं, यानी अल्टीमेट जो हमारा स्टेट होता है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं, जिसे ब्लिसफुल स्टेट कहते हैं, वहां पे हम पहुंच जाते हैं। तो ये चीज आपको बताए गए हैं कि कैसे हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं इन अष्टांग मार्ग के थ्रू। यम में अगर हम 5 यम को ये फॉलो करते हैं, नॉन वायलेंस, ट्रूथनेस, नॉन स्टीलिंग, सेल्फ कंट्रोल, नॉन पॉजिटिव, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नियम की तरफ। नियम में भी हमें 5 नियम जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। क्लीननेस, कंटेनमेंट, सेल्फ स्टडी, डिसिप्लिन, सरेंडर टू गॉड। इसके बाद हम आसना की बात करते हैं, जहां हम अपने पॉस्चर जो बॉडी पॉस्चर्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनकी बात करते हैं। प्राणायाम में हम ब्रीदिंग रेगुलेशन की बात करते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल की बात करते हैं, अपनी लाइफ एनर्जी लाइफ बैलेंस की करने की बात करते हैं। और प्रत्याहार में अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड है इसे डिटैच होने के लिए हम जो आगे कदम बढ़ते हैं उसमें अपने इनर फोकस पे ज्यादा हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, तो ये हम प्रत्याहार में बात करते हैं। धारणा जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करता है, कैसे आप किसी एक चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, कहीं एक चीज पे आप फोकस कर सकते हैं। और जब हम इसके बाद ध्यान की जो स्टेट है उसमें पहुंचते हैं तो वहां हमें इनर अवेयरनेस की प्राप्ति होती है, हमारा जो माइंड है बहुत काम हो जाता है और उसके बाद हम समाधि की स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा 8वां स्टेट है, जहाँ पे हम हायर जो हमारे कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, वो सब चीज हमें समाधि में प्राप्त होती हैं, वहां पे हम अटेन कर पाते हैं और उसके बाद हम एट द एंड मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जो सुप्रीम रियलिटी है उसको अचीव कर पाते हैं। ये हमारे अष्टांग मार्ग हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से सीक्वेंस में याद होने चाहिए। ये सीक्वेंस में लगाने को आते हैं, तो आपको सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए। इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त। चित्त के जो 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन दिए हैं योगा सूत्र में, ये आपको याद रखना है। ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 5 प्रकार के जो वृत्तियां संशोधन होते हैं, कैसे हमारा माइंड उनसे होकर आगे बढ़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रामा, जिसे हम कहते हैं राइट नॉलेज। राइट नॉलेज क्या मतलब, यहाँ पे बात करते हैं जो हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं प्रमाण के थ्रू। राइट एक्सपीरियंस हम कैसे लेते हैं? प्रमाण के थ्रू। कोई भी चीज हमारे सामने एक प्रमाण के तौर पे होती है तो हम उसको राइट नॉलेज मानते हैं, सही नॉलेज मानते हैं। मतलब कि अगर आपके सामने कोई चीज का प्रमाण प्रत्यक्ष आपके सामने प्रूफ दे दिया जाए तो क्या होता है कि हम उसको सही मानने लगते हैं कि हाँ, अगर प्रूफ है हमारे सामने, हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, तो वो ठीक चीज है, वो राइट नॉलेज है। जैसे इसमें बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल भी माना जाता है कि बच्चे ने अगर कोई गर्म पॉट छू लिया, कोई गर्म बर्तन छू लेता है, उसके बाद पहले बच्चे को नहीं पता होता है कि वो गर्म है या ठंडा है, लेकिन जब वो एक बार उस पॉट को, गर्म बर्तन को छू लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि ये गर्म है, मुझे आगे से इसे नहीं छूना है। मतलब उसने एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया है। क्लियर? इसके बाद जो हमारा सेकंड होता है विप्राय, जिसे हम रॉन्ग नॉलेज की बात करते हैं। इसको हम कहते हैं गलत धारणा के कारण गलत समझ को या गलत धारणा को अपनाना। यहाँ पे देखिएगा एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि जो रोप है, अगर उसको आप रात में अंधेरे में देखते हैं तो वो आपको क्या लगता है? वो स्नेक लगता है। जबकि सही नॉलेज क्या है कि वो रोप है, वो स्नेक नहीं होता है। बट क्योंकि आपको रॉन्ग नॉलेज मिल रही है, क्योंकि आपके सामने अंधेरा है, माया है। उसी तरह हम अपनी इस जो वेदांत में बताया गया है कि ये जो पूरा वर्ड है वो माया है, हम अंधेरे में हैं। जिस दिन हमें राइट नॉलेज की प्राप्ति होगी उस दिन हम इस माया जाल, इस अंधेरे से निकल सकते हैं। तो ये चीज बताई गई है 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन में कि जो हमारा मन है वो अभी
फॉल्स मतलब हमारा रॉन्ग नॉलेज में है। हमारे सामने सब चीजें अंधेरे में, जो चीजें हमें अंधेरे में जो दिखाई दे रही है, हमें हमारे लिए वो गलत नॉलेज ही सही है। तो इसे कहा जाता है विप्राय। विप्राय का मतलब होता है रॉन्ग नॉलेज। इसके अलावा हमारा तीसरा होता है विकल्प, जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, जो कि किसी रियलिटी पे बेस्ड नहीं होते हैं, हम फिर भी उनको सही मान लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? डे ड्रीमिंग करना, क्रिएटिंग मेंटल स्टोरीज। जैसे हम अपने मन में कुछ ना कुछ कि नहीं, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, वो ऐसा सोच रहा होगा। हम लोग जैसे डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते हैं बैठ के कि ऐसा हो जाएगा, अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, जहाँ पे आप समझते होंगे कि डे ड्रीमिंग क्या होता है। वहां पे हम उसे विकल्प कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स अपने दिमाग में ले आते हैं, जिसकी कोई भी रियलिटी से लेना या देना नहीं होता है। तो इसे भी 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन में ऐड किया गया है। इसके अलावा हमारा निद्रा होता है, जो कि चौथा पार्ट होता है। ये स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस होता है, जो कि माइंड का एक अनकॉन्शियस स्टेट होता है, जहाँ पे हमारा माइंड तो इनएक्टिव होता है। निद्रा में हमारा माइंड तो इनएक्टिव होता है, लेकिन वो फिर भी प्रेजेंट होता है। कई बार हमें जो सपने में हम जो चीजें देखते हैं वो हमें याद रहती हैं। सुबह उठते हैं तो हमें चीजें याद रहती हैं कि हमने लास्ट नाइट सपने में ये देखा। हमारा उस वक्त माइंड तो इनएक्टिव है ना, माइंड तो काम कर नहीं रहा। लेकिन क्योंकि हम जो स्लीप्स में जो हम बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो देखे रहते हैं, जो सपनों की गहरी नींद में जो हम सपने देखते हैं, उनको हम याद रखते हैं, तो ये हमारा निद्रा यानी स्लीप में आता है। स्मृति जो हमारा पांचवा स्टेट है, वो कहता है एबिलिटी और रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस बुरे या अच्छे जो भी एक्सपीरियंस रहते हैं, वो हम याद रखते हैं, हमारी मेमोरी में वो चीजें रहती हैं। जैसे कि बचपन की घटनाएं हो गई, या कुछ लास्ट चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं जिनसे हम कुछ लर्निंग लेते हैं, वो चीजें भी हो गई, वो सब चीजें स्मृति में आती हैं। तो ये हमारे 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन है कि हमारा मन जो है वो 5 तरीके से मॉडिफाई होता है। 5 तरीके में हमने क्या-क्या पढ़ा? इसमें हमने प्रमाण पढ़ा, जहाँ राइट नॉलेज की बात होती है। हमने विप्राय पढ़ा, रॉन्ग नॉलेज की बात होती है। विकल्प पढ़ा, जहाँ पे हम इमेजिनेशन में जीते हैं। इसके बाद हमने निद्रा को यानी स्लीप को पढ़ा, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो चीजें हमें सपने में दिखाई देती हैं, जहाँ हमारा माइंड इनएक्टिव होता है, फिर भी हमें चीजें याद रहती हैं। और इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा है स्मृति, जो कि मेमोरी की बात करता है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस से हमको, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारी मेमोरी में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, वो चीजें हमारी मेमोरी में होती है। इसके बाद हम 5 लेवल्स ऑफ मेंटल हेल्थ को पढ़ेंगे। 5 टाइप के हमारे जो मेंटल हेल्थ होते हैं हमारे, वो 5 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है शिफ्ट, जो कि रेस्टलेस माइंड कहा जाता है, जंपिंग थॉट, जहाँ पे हमारे जो माइंड्स में जो थॉट्स होते हैं वो काफी जंप करते हैं इधर से उधर, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं एक जगह, ध्यान केंद्रित करने में उन्हें बड़ी मुश्किल होती है। तो ये हमारा पहला माइंड शिफ्ट माइंड कहलाता है, जिसे हम बेचैन मन भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा मुग्ध माइंड, जहाँ पे डल और कंफ्यूज्ड माइंड इसे कहते हैं। इसमें काफी इग्नोरेंस होता है, लेजीनेस होता है, निगेटिविटी होती है, जो कि लैक ऑफ क्लियरिटी और मोटिवेशन के लिए जिम्मेदार होती है। हम कहीं एक जगह क्लियरिटी नहीं होती है, हमें एक जगह मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, हम काफी लिथार्जी फील करते हैं। तो ये मुग्ध और डल माइंड की जो ये प्रवृत्ति है, उनका ये लेवल है। इसके अलावा विक्षिप्त माइंड होता है, जो कि पार्शली फोकस कर सकता है एक जगह। मतलब कभी फोकस करता है, जैसे आप मान लीजिए 5 दिन में आप 2 दिन फोकस कर पा रहे हैं, बाकी के 3 दिन आपको बड़ी मुश्किल हो रही है फोकस करने में। तो ये हमारा विक्षिप्त माइंड होता है, जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए तो फोकस कर पाते हैं और कुछ टाइम के लिए फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशन और बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनमें फंस जाते हैं। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पे होता है एकाग्र माइंड, जो कि वन पॉइंटेड माइंड होता है, काफी हाईली फोकस्ड होता है, कंसंट्रेट कर पाता है एक सिंगल थॉट के ऊपर, एक टास्क के ऊपर काफी अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है। इसके बाद हमारा निर्ध, जो कि कंट्रोल ऑफ प्योर माइंड जिसे कहते हैं। यहाँ पे कंप्लीटली ये जो माइंड होता है फ्री हो जाता है डिस्ट्रैक्शन से और डीप मेडिटेशन कर सकता है, काफी कंसंट्रेट कर सकता है, अच्छे से एक चीज को कंसंट्रेट करके काम कर सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन और इनर पीस को हम इस जो लेवल पे है वो अचीव कर पाते हैं। तो ये हमारे 5 मेंटल
हेल्थ है, जो कि 5 लेवल्स जिसे कहे जाते हैं कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्षिप्त मन, मूढ़ मन जहाँ पे सुस्त और भ्रमित मन जिसे कहते हैं, विक्षिप्त मन जो कि आंशिक रूप से यानी पार्शियली फोकस कर पाता है एक जगह, एकाग्र मन जो है हमारा एक जगह फोकस कर पाता है, निरुद्ध यानी कि नियंत्रित और शुद्ध मन, ये 5वां लेवल होता है माइंड का। क्लियर? तो ये आपके 5 लेवल्स ऑफ माइंड हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने क्लास के एंड पार्ट पे, जहां पे हम जानेंगे कंक्लूजन के रूप में कि योगा फिलॉसफी में हमने क्या क्या आज समझा। योगा फिलॉसफी बात करती है एक ऐसे पाथ की जहां पे हम सेल्फ डिसिप्लिन, इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपने डेवलप कर सकते हैं। योगा पीस में हमने अष्टांग मार्ग की बात की, अष्टांगा मार्ग की बात की थी, जहां पे हमने 8 लिम्स ऑफ योगा के थ्रू हम कैसे, वो पाथ है एक तरीके का, 8 लिम्स ऑफ योगा जो है उसके थ्रू हम कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव कर सकते हैं, अपने इनर पीस को अचीव कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये बात करती है यूनियन की, जहाँ पे बॉडी, माइंड, सोल को अपने मेडिटेशन के थ्रू, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू कैसे हम इसको यूनाइट कर सकते हैं, हमारी बॉडी और जो माइंड है वो एक हो जाए, ये हम बात करते हैं योगा में। पतंजलि जी ने योगा सूत्र दिए हैं जिसमें उन्होंने 8 लिम्स ऑफ योगा की बात की है। योगा सूत्र में 8 लिम्स ऑफ योगा की बात की गई है, जो कि बात करती है मीनिंगफुल लाइफ को कैसे बना सकते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे ला सकते हैं। क्लियर? प्रैक्टिस करके योगा की, अगर हम प्रैक्टिस डेली करते हैं, अपनी लाइफ में योगा को लेकर आते हैं, तो हमें मेंटल पीस, मेंटल क्लियरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और अल्टीमेट लिबरेशन जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उनको हम अटेन कर पाते हैं। तो ये हमारी योगा फिलॉसफी बात करती है सेल्फ डिसिप्लिन, इनर पीस, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, हमारी लाइफ को बैलेंस करने की बात, अल्टीमेट जो मोक्ष की बात करती है, ये सब चीजें एट द एंड हर फिलॉसफी जो एक बात करती है वो हम योगा फिलॉसफी में भी बात करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे स्टूडेंट, वो आपका था सबसे पहले कि आपको 5 लेवल्स ऑफ मेंटल हेल्थ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आपके पूछे ही जाते हैं यूजीसी नेट एजुकेशन में, और भी आपके जो एग्जाम होते हैं जैसे हायर लेवल पे पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, तो ये आपको 5 लेवल्स ऑफ जो मेंटल हेल्थ है याद होने चाहिए। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निर्ध, ये हमारे 5 लेवल्स ऑफ मेंटल हेल्थ हो गए। इसके अलावा जो हमारे 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त हैं, ये भी आपको याद रखने होंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे परसेप्शंस होते हैं, उनको बहुत इफेक्ट करते हैं ये 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन। हमारी चित्त जो है, चित्त हमारा जैसा व्यवहार कर रही है, ये योगा सूत्र में बताए गए हैं, उनको कैसे हम संशोधित कर सकते हैं, कैसे उनको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे डायरेक्ट टू इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे थॉट्स पे। तो उसमें सबसे पहले हमने प्रमाण को पढ़ा था, दूसरा हमने विप्राय जो कि रॉन्ग नॉलेज होता है, कभी विप्राय लिखा होता है, कभी रॉन्ग नॉलेज लिखा होता है, आपको दोनों ही याद रखने होंगे। विकल्प था हमारा, और स्मृति। तो ये 5 काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है 8 लिम्स ऑफ योगा। सीक्वेंस में पूछा जाता है तो सीक्वेंस तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जो हमारे यम में 5 पार्ट्स हैं और नियम में 5 पार्ट्स हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। टाइप्स हैं, टाइप्स आपको बस जनरल आपको याद होने चाहिए, ऐसा चीज कभी पूछे नहीं जाते हैं, अब तो नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछे भी गए हैं, बट आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव में योगा फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो ये मैंने चीजें आपको यहाँ पे बता दी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है 4 पार्ट्स ऑफ योगा सूत्र। योगा सूत्र के जो 4 पार्ट्स हैं, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ये भी 4 पार्ट जो योगा सूत्र में दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हमारे फाउंडर जो हैं महर्षि पतंजलि, वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा योगा फिलॉसफी यहीं पे कंप्लीट होता है। ये सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्लियर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। क्लास को मैं यहीं पे अब वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब चीजें मैंने इस एक क्लास में आपको कवर करा दी है। आई होप आपको क्लास में जो चीजें आज पढ़ाई गई वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
तो स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे आपको यूं ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस डे बाय डे आपको टाइमली सीक्वेंस से मिलती रहें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट कीप लर्निंग, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।